बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पीटीआई को कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश करते हुए कहा है कि वो आए बैठे हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार है। 2018 के इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी थी वो भी अपना काम करे और फरवरी 2024 के इलेक्शन के लिए भी कमेटी बने जो हक़ाइक़ सामने लाएं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने को चैलेंज कर दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से पीटीआई को जुडिशल कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश की गई है। क्या पीटीआई जो है वज़ीर-ए-आज़म की जो पेशकश है पार्लिमानी कमेटी से क्या मतलब? पार्लियामेंट के अरकान बैठे होंगे, उधर से अपोजिशन के, उधर से हुकूमत के इत्तेहादियों के, और वो फैसला करेंगे। तो ये तो उनके मेरे ख्याल से शायद दायरा कार में भी नहीं है इस तरह से कोई वो करें। जुडिशल कमीशन की अगर हैसियत होती है तो वो मेरा ख्याल है शहबाज, ये बात बढ़ नहीं रही आगे। और बड़ी ये जो है ना, ये जो इस अरेंजमेंट में मौजूद जमातें हैं वो भी आपस में जो है एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। वो भी कुछ इकट्ठे नहीं हैं, कहीं हैं कहीं नहीं हैं। तो एक क्योटिक से फेज से गुजर रहा है इस वक्त ये अरेंजमेंट। देखें ये कब तक चलता है, और चल नहीं पा रहा लेकिन कोशिश कर रहा है चलने की। तो देखते हैं आगे आने वाले। देखिए वही बातें सारी, आज फिर सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न्स, शहादतें हुई हैं और दहशत गर्दों को भी पकड़ा जा रहा है। देखिए मैं हमेशा बात ही कहता हूँ ना, ये दहशत गर्दी वाली बात, मैं हमेशा ये दो बातें कहता हूँ। एक तो ये है कि दहशत गर्दी बराह रास्त लिंक है माशी दहशत गर्दी के साथ, और अगर फौजी अदालतों में दहशत गर्दी का कोई मुकदमा चल सकता है तो वो सबसे पहले माशी दहशत गर्दों का चलना चाहिए, क्योंकि वो एक दिन में कोई वाक़या होता है ना और किसी की जान चली जाती है अगर दहशत गर्दी। माशी दहशत गर्दी में तो हर रोज़ पूरी नस्लें, पूरी जनरेशन आपकी तबाह होती हैं इस करप्शन के अंदर। और दूसरी बात यह कि माशी दहशत गर्दी पर आप हाथ डालें तो ये साथ ही ये दूसरी दहशत गर्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक सबके साथ एक ही लिंक बनता है। स्मगलर, चोर, हथियार लेके जा रहे हैं, फिर आगे से ये हो रहा है, मतलब सब आपस में लिंक्ड हैं। एनीवे, तो देखें कि ये आगे मेरा ख्याल है कि इस्तेकाम आएगा जल्द, क्योंकि ये अरेंजमेंट जो है अगर ये अभी तक तो कुछ भी नहीं हो पा रहा, लेकिन रोज़ गालियाँ देने से तो नहीं मुल्क चलते। अच्छा, तो ये है कि बाकी जो मामला हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ रुनुमा हो रहे हैं, और जो कुछ पाकिस्तान में आइंदा होगा ख़ित्ते और दुनिया के वाक़यात उस पर बहुत बड़ा असर डालेंगे। ये बात मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, और उसमें जो है वो अहम वाक़यात हुए हैं पिछले 24 घंटों में, और तेज़ी के साथ तेज़ वाक़यात हो गए। सबसे पहले तो आज जो वाशिंगटन में हादसा हुआ है चंद घंटे पहले, और वो जो है वो ये बड़ा जदीद तरीन उनकी फ़ौज का जो ये सिरोस्काई UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है, ये ब्लैक हॉक जो सीरीज़ है, यानी हेलीकॉप्टर्स की जो सीरीज़ है, ये नेवी में भी इस्तेमाल होते हैं, वो अलग हैं। ये वो हेलीकॉप्टर, और उसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई ब्लैक हॉक टाउन, वो जो मोगादिशो वाली, सोमालिया वाली। तो ये ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर है, ये जो रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट है वाशिंगटन का, उससे परवाज़ करने वाले मुसाफिर तैयारे के साथ, वो मुसाफिर तैयारा जो है वो लैंड कर रहा था, और ये हेलीकॉप्टर आया सामने से और उससे आके टकराया है। उसके बाद आग के शोले जो हैं वो भड़के, और ये दोनों हेलीकॉप्टर और जहाज़ दोनों पोटोमैक रिवर में गिर गए। अच्छा, ये जो हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर जो है ये पहली बात तो ये है कि जो प्लेन क्रैश है, इसमें प्लेन क्रैश हुआ है ना साथ, चलें मिड एयर आप कोलिजन कह लें, जो भी कहें, ये 15 साल के बाद अमेरिका में कोई प्लेन क्रैश हुआ है। एक बात तो इसकी ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि फौरी रद्द-ए-अमल जो प्रेसिडेंट ट्रंप का आया, वो अगर हम फर्स्ट स्लाइड देखें तो एयरप्लेन वाज ऑन परफेक्ट एंड रूटीन लाइन ऑफ अप्रोच टू द एयरपोर्ट। वो कहते हैं कि जहाज़ बिल्कुल ठीक था, और ये जहाज़ अमेरिकन एयरलाइंस का नहीं था। अमेरिकन एयरलाइंस उसका इंतज़ाम संभालती है। कई दफ़ा होता है ना, जैसे हमारे यहाँ दिनाता वगैरह या बाकी वो सर्विसेज होती हैं, तो वो मुख्तलिफ एयरलाइंस को देख रही होती हैं। तो ये जो है ये CJR-700 जेट तैयारा था सामने, और बम्बार्डियर, ये अच्छे छोटे जेट तैयारे हैं और बड़े ज़बरदस्त हैं।
और वो बिल्कुल सही जा रहा था बकौल डोनाल्ड ट्रंप के। अब पहले तो ट्रंप साहब की ज़रा हम देखते हैं ना कि उन्होंने क्या राय दी। उन्होंने कहा द एयरप्लेन वॉज ऑन अ परफेक्ट एंड रूटीन लाइन ऑफ अप्रोच टू द एयरपोर्ट। हेलीकॉप्टर जो है वो भी सीधा जा रहा था, वॉज गोइंग स्ट्रेट एट द एयरप्लेन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, वो ज़्यादा देर तक हेलीकॉप्टर सीधा चलता रहा, क्यों? यानी जहाज़ की गलती नहीं थी। वो कह रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर था ये आर्मी का हेलीकॉप्टर था। अच्छा, और 12th बटालियन का हेलीकॉप्टर था। वो उसकी तरफ में आता हूँ। इट इज़ अ क्लियर नाइट, रात भी बिल्कुल साफ थी, और लाइट्स ऑन द प्लेन वर ब्लेजिंग। बिल्कुल जो लाइट्स थी जहाज की वो भी वाज़े तौर पे ब्लेजिंग हो रही थी। वाई डिडंट द हेलीकॉप्टर गो अप और डाउन? हेलीकॉप्टर ने जब देखा है कि सामने जहाज है, बिल्कुल साफ लैंडिंग हो रही है, उस पर लाइट्स भी जो है वो एयरपोर्ट की लाइट्स भी हैं, जहाज की लाइट्स भी जल बुझ रही हैं, तो हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं हो गया? देख के उसको विजुअल, आप पायलट्स विजुअल भी तो देख रहे होते हैं ना जब लैंडिंग हो रही है, या तो आप ये तो ऑटो पायलट पे तो आप ऊपर छोड़ देते हैं अगर 35,000 फुट पे आगे, जब ऐसी जगह पे आप जा रहे हैं एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब। फिर उसके बाद कहते हैं कि वाई डिडंट द कंट्रोल टावर टेल द हेलीकॉप्टर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो मैसेज दिया इस पर। वो कह रहे हैं वाई डिडंट द कंट्रोल टावर टेल द हेलीकॉप्टर व्हाट टू डू इंस्टेड ऑफ आस्किंग इफ दे सॉ द प्लेन। यानी ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि कंट्रोल टावर को कह देना चाहिए था कि क्या कर रहे हैं तुमने भाई, हेलीकॉप्टर को आप बताएं कि ये कर रहे हैं कंट्रोल टावर, बजाय इसके आप उनसे कह रहे हैं कि क्या तुमने जहाज देख लिया है, क्या देख रहे हो, क्या देख। दिस इज अ बैड सिचुएशन दैट लुक्स लाइक इट शुड हैव बीन प्रिवेंटेड। ये जो मैसेज है उनका, उसमें फिर वो लास्ट में ही कह रहे हैं कि ख़राब सिचुएशन है जिससे बचा जा सकता था और ऐसा नहीं होना चाहिए था, नॉट गुड। अच्छा, अब ये जो 3-4 वजूहात की बुनियाद पे यकीनन ये डिस्कस होगा। पहली बात तो ये है कि जो मैंने आपसे बात की कि ये एक तो ब्लैक हॉक, इसमें 3 क्रू मेंबर्स थे। वैसे ये जो हेलीकॉप्टर्स है जदीद तरीन हेलीकॉप्टर, इस पर मशीन गन्स और इसको हेलफायर मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल्स इसके ऊपर होते हैं, लगाए जा सकते हैं। ये 35 ममालिक को ये फ़रोख्त किए। लॉकहीड मार्टिन वाले ये तैयार करते हैं, ठीक है ना। उनके अंडर ये जो है ये सिक और स्काई जो है ये काम करते हैं। UH-60 तो उनका लेटेस्ट, इस सीरीज़ का लेटेस्ट जो जदीद तरीन है। अब इसमें जो, लेकिन दूसरा जो बात है ना, ये 12th बटालियन के अंडर ये काम करने वाला जो है ये उसके अंडर काम करता है, यानी उसके अंडर ऑपरेट कर रहा था 12th बटालियन। और ये जो है ये 12th बटालियन के अंडर काम कर रहा था। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि 12th बटालियन के अंडर काम करने से ज़्यादा इसमें जो सिग्निफिकेंट चीज़ है मेरा ख्याल से वो ये है कि ये जो हेलीकॉप्टर यहाँ कर क्या रहा था, ये हेलीकॉप्टर जो है 12th बटालियन जो वहाँ पे है, 12th बटालियन इस्तेमाल होती है आला तरीन फ़ौजी ओहदेदारों के सफ़र के लिए और प्रेसिडेंशियल जो क्रू है। ज़ाहिर है प्रेसिडेंट तो ख़ुद उनका तो अलग है ना, उनका तो एयरफोर्स 1 या बाकी हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन जो वाइट हाउस का अमला है, जो VIP या VVIP पर्सनैलिटीज़ ने जब पहुँचना होता है वाइट हाउस, तो वो इस हेलीकॉप्टर में पहुंचते हैं। ये हेलीकॉप्टर वहाँ पे, अब वो कह तो दिया उन्होंने कि ट्रेनिंग कर रहा था, वो ट्रेनिंग भाई वो हो सकता है ये ट्रेनिंग कर रहा हो क्योंकि ये 12th बटालियन के काम वाइट हाउस के मेहमानों को लाना है या पेंटागन के मेहमानों को लाना है, तभी ये प्रवास करता है इस तरह। अब ये ट्रेनिंग मिशन पे यहाँ पर प्रवास कर रहा था, तो ये बात भी बड़ी अजीब सी है। ये हो सकता है कर रहा हो ट्रेनिंग के लिए प्रवास, लेकिन ट्रेनिंग तो कहीं और होनी चाहिए, और यहाँ इंतहाई तजर्बाकार जो पायलट है उसको होना चाहिए था। तो बहरहाल ये एक सवाल वहाँ पे खड़ा हो गया है, और इसीलिए उन्होंने फौरी तौर पे ये वजाहत की कि इसमें कोई VIP नहीं था हेलीकॉप्टर में सिर्फ 3 क्रू मेंबर्स थे, और बाकी तो उसमें बिल्कुल कॉम्बैट से की तैयारी करने वाले जो यानी बिल्कुल होता है ना तैयार लड़ाका जो फ़ौजी हैं वो उसमें होते हैं अगर कॉम्बैट मिशंस पे ही हो। ब्लैक हॉक डाउन के अंदर देखा भी हमने,
अक्सर के हेलीकॉप्टर ये खुला है और खुले हुए हेलीकॉप्टर में बैठ के नीचे फायरिंग कर रहे होते, तो ये हेलीकॉप्टर जो है ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और बड़ा मकबूल है पूरी दुनिया में, ब्लैक हॉक। अभी लेकिन ये ब्लैक हॉक जो है ये वीआईपी पर्सनैलिटीज़ के लिए और हाई मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए, तो यहाँ पे जाके उसने जो है वो एक मुसाफिर तैयारे के साथ वो टकरा गया। 2009 में इससे पहले हादसा हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था पूरे अमेरिका में, न्यूयॉर्क के पास, और उसके बाद ये 2025 में एक हादसा हुआ है। तो इसको अब जाहिर है कि, और इसकी जगह ये पोटोमैक रिवर जो है ये बड़ा लंबा पुराना है, बड़ी एक तारीखी हैसियत भी है। इसी के किनारे वाशिंगटन का शहर बना हुआ है, और जो माउंट ये एक्चुअली जब खाना जंगी हो रही थी ना अमेरिका की, सिविल वॉर, तो जो फेडरेशन वाले थे वो एक तरफ थे, ये जो दरिया है ये सरहद था यूनियन और जो फेडरेशन वाले, उनकी जो लड़ाई हो रही थी दरिया सरहद का काम कर रहा था। तो अब उसी के उस किनारे ये वाशिंगटन का शहर आबाद है। और ब्लैक हॉक, अच्छा मैं थोड़ी सी बात आगे इससे निकल रही, तो ब्लैक हॉक जो है ना अमेरिकन हिस्ट्री का एक बहुत अहम ये लफ्ज़ है ब्लैक हॉक। ये ब्लैक हॉक एक साहब थे, ब्लैक हॉक, और अमेरिका में जो है वो 19वीं सदी में बाकायदा एक जंग हुई थी। वहाँ के जो नेटिव्स यानी जो वहाँ के जो लोग थे जो वहाँ पे रहते थे अमेरिका में, उनका ये लीडर था ब्लैक हॉक, माकाताई मिशिकिया केक, ये इसका नाम है, अगर मैं सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इसको ब्लैक हॉक कहते थे। और ब्लैक हॉक जो है वो जब यहाँ पर अमेरिकन्स और स्पेनिश और ब्रिटिश और ये सारे लोग आए, तो ये मकामी जो कबाइल उनसे लड़ते थे, तो उनमें उनका जो सौक कबीला जो आखिर तक लड़ता रहा, उसका ये कमांडर था। इसका नाम तो बहुत लंबा सा था जो मैंने बताया आपको, लेकिन फिर इसको ब्लैक हॉक कहने लगे। पहले बरतानिया के साथ था, लेकिन 1832 में फिर जब ब्लैक हॉक वॉर हुई अमेरिका में, एक अमेरिका की जंग है जिसको ब्लैक हॉक वॉर कहते हैं, वो ब्लैक हॉक वॉर इसी के नाम से मंसूब है। तो ब्लैक हॉक वॉर में जो सौक कबीला था, SAU के सौक, अगर उसको सही तरह से, तो सौक कबीला जो था उसका ये कमांडर था। तो वहाँ पर जो पहले ये बरतानिया के साथ था, इसने बरतानिया के साथ मिलके जो अमेरिका था उससे लड़े, लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि जब ये छोटा सा कबीला रह गया तो बड़ी बहादुरी के साथ ये अमेरिकन जो आए हुए थे वहाँ पे, नौ आबादियाती जो वहाँ पे लोग थे, जो कॉलोनी आई थी, तो उनके साथ ये लड़ा ब्लैक हॉक, और उसके बाद इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। और गिरफ़्तार करने के बाद इसको वहाँ पर जो है वो काफ़ी शहरों में गिरफ़्तार करके जंजीरों से इसको और इसके साथियों को घुमाते रहे। वो जो उस ज़माने के जो वाइट सुप्रीमिस्ट थे, जो आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं, तो इसको कई शहरों में घुमाते रहे ब्लैक हॉक को। और फिर उसके बाद इसकी डेथ हो गई, तो इसकी डेथ हो गई, फिर इसकी कब्र को वहाँ से उसकी हड्डियाँ निकाल के ले गए। इसकी 1838 में डेथ हुई, अगले साल इसकी कब्र से हड्डियाँ उठा, फिर जिस जगह इसको दफनाया हड्डियाँ वापस हुई, फिर जो भी बाकियात थी इसकी, उसको फिर उसके ऊपर बिल्डिंग को फिर उसके बाद आग लगा दी या गिरा दिया गया। मतलब ये कि इसका कोई निशान ना रहे वहाँ पे, इतनी ज़्यादा नफरत थी इससे ब्लैक हॉक से। लेकिन ब्लैक हॉक ने ये किया कि आखिरी दिनों में ये जाहिर है कि इसको छोड़ दिया था, आज़ाद कर दिया था, और ये मुख्तलिफ़ जगहों पर जाता था, ये बातें करता था, ट्यूबरक्लोसिस हो गई थी इसको। तो फिर आखिरी दिनों में इसने किताब लिखी इसकी, जो किताब जो है फिर शाये हुई, और अभी तक वो दुनिया भर की जो लाइब्रेरीज़ हैं उसमें ये ब्लैक हॉक की ऑटोबायोग्राफी जो है वो मौजूद है। अच्छा, और इसके ऊपर किताबें भी बहुत सारी आईं। एक तो लाइफ ऑफ ब्लैक हॉक, ये ब्लैक हॉक की अपनी जो पुरानी किताब थी इसकी, जो थर्ड हम अगर दिखाएं तो इसको लाइफ ऑफ ब्लैक हॉक अब भी दस्तयाब है, लाइब्रेरीज़ में मिल जाती है हमें लाइफ ऑफ ब्लैक हॉक। और फिर उसके बाद जो है ये ऑटोबायोग्राफी भी इसकी फिर एक शाये हुई, और ये जो है ये ब्लैक हॉक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ब्लैक हॉक, तो माकाताई मिशिकिया की ये इसका नाम उस ज़माने में ज़ाहिर है जो बात होती थी। तो ये अब ब्लैक हॉक, तो इससे ब्लैक हॉक का नाम इन्होंने निकाला, और फिर हेलीकॉप्टर जो हैं अपने वो ब्लैक हॉक बना दिए।
तो ये सवाल जो हैं वो वहाँ पे अब गर्दिश कर रहे हैं। अच्छा, उसके साथ ही फिर इसमें दो शख्सियात ऐसी हैं जो जिनकी डेथ की खबर है। एक तो जो आइस स्केटिंग करते हैं, तो स्केटर नौमोव और शिशा कोवा, ये जो हैं ये इन्होंने 1994 में ये वर्ल्ड चैम्पियन बने थे। वर्ल्ड चैम्पियन के टाइटल इन्होंने 1994 में जीते थे आइस स्केटिंग में, और उसके बाद इन्होंने शादी कर ली थी और अमेरिका में सेटल हो गए थे। और वहाँ पर जो है ये आइस स्केटिंग के कोच थे और पढ़ाते थे वहाँ पे, मतलब पढ़ाने से मुराद ये कि तालीम देते थे, सिखाते थे। तो ये और इनके साथ जो मुख्तलिफ अमेरिका के जो उनके आइस स्केटिंग के कुछ स्टूडेंट्स थे इनके, वो भी जहाज़ में थे, तो वो भी सब अपनी जानों से चले गए। तो इसमें रशियंस और अमेरिकन्स, तो क्रेमलिन की तरफ से भी ताज़ियत हुई है। आज के अफसोस का इजहार किया गया है कि उनके उस, ज़ाहिर है कि 94 ये है अब, यानी सोवियत यूनियन भी टूटा है, और ज़ाहिर है कि ये वहाँ पे जाके हिस्सा ले रहे थे, वर्ल्ड चैम्पियन बने थे दोनों, फिर वहीं सेटल हो गए थे और खामोशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, पढ़ाते थे वहाँ पे, फिर पढ़ाने के लफ्ज़ इस्तेमाल करो, आइस स्केटिंग सिखाते थे। तो इनके ऊपर जो है क्रेमलिन की तरफ से भी ताज़ियत का इजहार हुआ है। तो ये जो है एक सवालिया निशान खड़ा हो गया बहुत बड़ा कि भाई ये बिल्कुल वाइट हाउस के करीब और पोटोमैक रिवर के अंदर वो जहाज़ गिर गए आके, और हेलीकॉप्टर, मिलिट्री हेलीकॉप्टर और पैसेंजर प्लेन, और रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट भी बिजी एयरपोर्ट है, करीब है, लेकिन ये है कि यहाँ पे जहाज़ इस तरह से गिरना और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये मैसेज देना, और ज़ाहिर है उसकी इंक्वायरी वगैरह शुरू हो गई है और सारा, तो देखते हैं कि क्या उसके मामला सामने आते हैं। अच्छा, इसी दौरान जो है वो 2-3, अच्छा इससे पहले मैं आपको बताऊं, ये 2009 में प्लेन क्रैश हुआ था न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। 2009 के बाद ये पहला प्लेन क्रैश हुआ है। ये थर्ड स्लाइड अगर एनपीआर की दिखाएं तो फेरी प्लेन क्रैश, ये थर्ड स्लाइड अगर हम दिखाएं तो 50 लोग उसमें डेथ हुई थी 2009। 13 फरवरी 2009 के बाद ये जो है ये 2025 में, यानी प्लेन क्रैश उनके यहाँ नहीं होते, रेयर, बहुत रेयर है, और ऐसे जगह पे होना। अच्छा, एक तो ये मामला चल रहा है। दूसरा जो है वो ये है कि एक और हुकूमत गिर गई है। हुकूमतें तो ऐसे गिर रही हैं ना, चलते फिरते मजाक मजाक में हुकूमतें गिर रही हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से, उनके आने की वजह से। और ये हुकूमत जो गिरी है ये हैं जोन्स गहर स्टोर, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। जोन्स गहर स्टोर जो हैं ये नॉर्वे की हुकूमत गिर गई है, नॉर्वे की हुकूमत। अच्छा, नॉर्वे जो है ये जहन में रखें कि ये स्कैंडिनेवियन बड़ा खूबसूरत मुल्क, अगर हम इसका मैप देखें तो हमें बिल्कुल नॉर्वे जो है वो नॉर्वेजियन सी एक तरफ है, आर्कटिक एक तरफ है, और स्वीडन, फिनलैंड, ये इनके साथ बड़ी खूबसूरत इसकी जगह है। ओस्लो इसका दारुल हुकूमत है, बड़ा खूबसूरत शहर है। अच्छा, इनकी हुकूमत गिर गई है। अच्छा, इनका ये जो है ना नॉर्वे, इसकी आम बात यह है कि ये नेटो का रुकन है, ईयू का नहीं है। ये नेटो का रुकन है, ईयू का नहीं है, और 2 दफ़ा वहाँ रेफरेंडम हो चुके हैं कि ईयू में हमें जाना है कि नहीं। तो हर दफ़ा रेफरेंडम जो है उसमें लोग कहते हैं कि हमने ईयू में नहीं जाना। ये एक, और दुनिया के चंद खुशहाल तरीन मुल्कों में से एक है। सबसे ज़्यादा खुश हो रहे, जो कहते हैं ना खुश कौन से मुल्क के लोग हैं, तो नॉर्वे का नाम आता है। हेल्थ की फैसिलिटी तो नॉर्वे का बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। इनकी हुकूमत इसलिए गिरी है कि इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जाहिर है कि यूरोप का ही हिस्सा है। तो अच्छा, इसकी तारीख में भी ध्यान में रखें कि ये वो नॉर्वे है तारीख में जो एक ज़माने में ये डेनमार्क के अंडर रहा है। ये कुछ 300 साल, 277, 280 साल ये जो है ये डेनमार्क के अंडर रहा है नॉर्वे। और फिर ये डेनमार्क से अलग हुआ तो ये स्वीडन के साथ चला गया, और फिर स्वीडन से 1905 में इसको आज़ादी मिली। तो डेनमार्क, एक तो इसकी हिस्ट्री, ये स्वीडन और डेनमार्क और दरमियान में जो है नॉर्वे, तो एक ज़माने में ये हिस्सा था बाकायदा डेनमार्क का राज था इसके ऊपर। फिर ये स्वीडन का इसके ऊपर राज हो गया, फिर ये आज़ाद हो गया। दूसरी जो बात है, इसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है नॉर्वे की। और नॉर्वे की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल आर्कटिक, वो मुल्क जो कि आर्कटिक के
के साथ जिनकी ये तीनों मुल्क ऐसे हैं जो आर्कटिक नेटो का ये मेंबर है, और नेटो का जो आर्कटिक का जो सर्कल है ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये तीनों मुल्क आते हैं। तो नॉर्वे की हुकूमत गिर गई, ठीक है। अच्छा, और नॉर्वे की हुकूमत कोलैप्स हो गई, और इसलिए कि वो वहाँ पे EU के जो कवानीन है वो नाफिज करना चाह रहे थे। उनकी अपनी पार्टी कोलिजन गवर्नमेंट थी, वो हटी, आगे पीछे हुई, नॉर्वे गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, आज एक हुकूमत गिर गई। तो मैंने कहा यूरोप के अंदर इस वक्त चलते फिरते इनके ओस्लो से भी ताल्लुकात अच्छे, ओस्लो के ब्रसेल्स से ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, क्योंकि EU में नहीं है ना, तो उसकी वजह से कोई मतलब एक, लेकिन प्रेशर तो था जाहिर है। और EU अब यूरोप पूरा कंसिडर कर रहा है कि फौरी तौर पे जो पीस डील होनी है उसमें गैस दोबारा हम रशिया के साथ लेना शुरू कर दें, पीस डील का हिस्सा बनाए। यूरोप के मुल्क इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जो पीस डील हो यूक्रेन के साथ, यूक्रेन के मामले, यूक्रेन तो थ्रो अंडर द बस हो गया ना। ज़ेलेंस्की को प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि हम बात यूक्रेन से करने को तैयार हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की को नहीं होना चाहिए। जो ज़ेलेंस्की है उनकी टर्म कंप्लीट हो चुकी है 20 मई 2024 को, 5 साल की सदारती टर्म ख़त्म हो चुकी है। ये 2019 में आए थे, यानी ट्रंप ही थे जब ये आए थे, और ट्रंप अब हैं तो ये जाएंगे। तो उस वक्त ये हुआ था कि लेकिन मई 2024 में इन्होंने कहा मैं तो वॉर टाइम प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का। बाइडन ने कहा ठीक है, और बाकी यूरोप के लोगों ने भी कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम ही चलो आगे, तो चलते गए। तो ये अब इनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। अब पुतिन ने ये कहा है कि मैं यूक्रेन के मसले पर बात करने को तैयार हूँ, माइनस ज़ेलेंस्की। तो ज़ेलेंस्की तो थ्रो अंडर द बस। यूरोप ने डिसाइड करना शुरू कर दिया है कि हम पीस डील का हिस्सा बनाएं कि हमें गैस वहाँ से मिले, और एक गवर्नमेंट साथ ही गिर गई है, क्योंकि ये अब तेज़ी के साथ पुतिन के साथ मामला। अच्छा, वहाँ पर इसराइल में बड़ी इंटरेस्टिंग 2-3 वाक़यात हुए हैं, और वो जो वाक़या है एक तो प्रिजनर्स एक्सचेंज हो, सर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो 2-3 साइन हुए, पहले मैं उस पर तरह बात कर लूँ। एक तो ये है कि वाइट हाउस ने, एक तो ये उनकी तरफ से आया 11th अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि रेडिकल इंडोक्ट्रिनेशन स्कूलों के बारे में, स्कूल्स जो हैं उन्होंने कहा है कि जो K-1-2 स्कूलिंग है, तो इसको यहाँ पर इस लेवल पर K-1 और 2 स्कूलिंग जो है यहाँ पर इंडोक्ट्रिनेशन जो है उसको हमने ख़त्म करना है। ये अगर मैं 11वीं स्लाइड यहाँ पे दिखाऊँ तो ये इनका हमें नज़र आ रहा है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और उसमें ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो है वो बच्चों को ये पढ़ाना है कि अमेरिका क्या है, अमेरिका की तारीख क्या है, अमेरिका का मतलब है कि कौमी नज़रिया क्या है, अमेरिका का सलामती नज़रिया। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये कुछ पीका ऑर्डिनेंस से मुतासर होकर इनका एक ऑर्डर है। उन्होंने कहा कोई ख़बरदार किसी ने कोई मुल्क के मफादात कोई बहस भी की, अगर आगे आप पढ़े ना तो ये कहते हैं बहस भी की, अमेरिकन एंटी अमेरिकन आइडियोलॉजीज़ पता चल गई, रेडिकल फलाना, ये आगे पीछे लंबा चौड़ा उन्होंने पूरा डाल के, और ये मासूम बच्चों को के साथ कोई बहस छिड़ी, ये किया वो किया, ये कंफ्यूज हो गए बच्चे, और ये जो है ये डिस्ट्रेस हो गया, ये हो गया वो हो गया, जैसे हुआ आगे पीछे करके। तो ये स्कूल से इनके बच्चों को तो कुछ नहीं करेंगे, पता नहीं बच्चों को कुछ सजा मिल जाए, इनके पेरेंट्स को जो है ना, स्कूलों को जहाँ पर पता चला कि सारा हो रहा है। और K-1-2, अच्छा ये K-1-2 क्या है? ये K-1-2 है वो जिसको हम किंडरगार्टन कहते हैं ना, किंडरगार्टन। फ्रेडरिक फ्रोबल एक जर्मन थे, तो उन्होंने ये सिस्टम निकाला था जिसको हम किंडरगार्टन कहते हैं, और किंडरगार्टन का मतलब है बच्चों का बाग। तो उस वक्त उन्होंने 1837-38 में शायद ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था, जिसको पाकिस्तान में हम कहते हैं KG-1 KG-2 किंडरगार्टन। और वो ये हुआ कि जर्मनी में बैन हो गया, जर्मन थे, जर्मनी ने बैन कर दिया इसको, लेकिन पूरी दुनिया में किंडरगार्टन पॉपुलर हो गया। तो अमेरिका में ख़ास तौर पे किंडरगार्टन बड़ा पॉपुलर है, अमेरिका में किंडरगार्टन पॉपुलर है। और दूसरा उसमें फिर ये हो कि इटालियन डॉक्टर आई पिछली सदी के शुरू में 1903, 4, 5 में, वो इटालियन डॉक्टर थी, साथ ही वो जो है उनका नाम था डॉक्टर मारिया मॉन्टेसोरी। वो मॉन्टेसोरी स्कूल सिस्टम लेकर आ गई, जो मॉन्टेसोरी भी खुले हुए हैं पूरे। तो वो एनीवे तो पाकिस्तान और ये बड़े सगीर यहाँ पे मॉन्टेसोरी तो आया ना जब, और ये दोनों तरीके जो थे ये उस वक्त आए जब वहाँ से स्टार्ट हुआ ये बरतानवी राज और ये सारे सिलसिले शुरू हुए। तो जो उनका तरीक़ा तालीम था तो उसके साथ ही फिर उन्होंने जो है वो इसको भी उन्होंने किंडरगार्टन स्कूल्स को कहा है कि आपकी फंडिंग सारी बंद हो जाएगी। साथ ही दूसरी जो बात उन्होंने की है वो उन्होंने
दूसरा जो उनको ऑर्डर आया है वो अब स्कूल चॉइस भी है, फंडिंग और एंटी सेमिटिज्म के ऊपर जो है ना, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि जी यहाँ से हम निकालेंगे या ट्रेस करेंगे उनको जो कि गुंतैनामो बे भेजने की जो उन्होंने बात की है। तो ये जो है ये उन्होंने बात की। अच्छा, एक्सपेंडिंग एजुकेशनल फ्रीडम अपॉर्चुनिटी फॉर फैमिलीज़, ये 14th स्लाइड हम देखें तो एक और ये स्कूलों से मुतालिक है। और फिर उसके बाद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कहा है कि वो 30,000 लोगों को गुंतैनामो भेज सकते हैं, और वो लोग जो कि, और ये चूँकि वहाँ पे जो 35 सेक्टर थे, ये ख़ुद गुंतैनामो बे में इन्होंने एज अ गार्ड ये रहे हैं, इनका जो कैरियर है उसमें एक तो इन्होंने कहा कि जी गुंतैनामो बे में आप तो पहचान, जो ऑर्डर है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का 16 स्लाइड को, तो ऑर्डर को पढ़े ना, तो उसमें नीचे लिखा हुआ है कि जी आपका तो ख्याल है कि सिर्फ वहाँ पे जो है कि जो ये 2004 से 2005 तक वहाँ पे रहे हैं एक्टिव ड्यूटी नेशनल गार्ड। अच्छा, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि जी ये आपका ख्याल है कि सिर्फ वहाँ पे टेररिस्टी ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दौरान वहाँ कैदियों को रखा जाता है, वहाँ कैदियों से हट के भी एक जगह है, और वो जगह जो है वहाँ पे इमिग्रेंट्स आ सकते हैं बड़ी तादाद में, जो सख्त जो जराइम में मुलविस लोग होंगे उनको हम यहाँ पे रखेंगे डिपोर्ट करने से पहले तेज़ी के साथ। तो एक तो ऑर्डर ये आ गया। अच्छा, तीसरा जो उनका एक आया है ऑर्डर इसी दौरान, वो उनका आया है जो कि जो जिन लोगों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था हमास के साथ, यानी हमास प्रो पैलेस्टीनियन जिन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, अगर उसकी स्लाइड भी दिखा सकें। लेकिन उसमें जो है वो कह रहे हैं कि 60 दिन के अंदर अंदर एक कमेटी बनेगी, और कमेटी बनने के बाद जो है ये अगर 26 हम दिखा सकें एंटी सेमिटिज्म, इसमें जो है वो एडिशनल मेजर्स में वो कह रहे हैं कि 60 दिन के अंदर एक कमेटी बनाए, आइडेंटिफाई करे, और उसके बाद वो रिपोर्ट पेश करे, और उसके बाद उनको, तो ये 60 दिन अभी आइडेंटिफिकेशन होगी और ये सारा कुछ होगा। लेकिन इसमें ज़ाहिर अमेरिकन भी हैं, इसमें बाकी मुल्कों के लोग भी हैं, और जो ऐसे मुल्कों के बच्चे ज़्यादा हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं पूरी यूनिवर्सिटीज़ को, तो ज़ाहिर है कि बिज़नेस का एक है ना सिलसिला, तो वो जिन मुल्कों से ज़्यादातर ख़ास तौर पे जो अरब ममालिक हैं और बाकी मुल्कों से जो कि वहाँ पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ़ीस दे के पूरे हॉस्टल्स में बैठे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ीस आ रही है, बहुत पैसे दे रहे हैं पूरे यूनिवर्सिटीज़ को, तो और उनके साथ बहुत इंगेज हैं इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प अरब ममालिक के साथ। तो देखना ये है कि इसके ऊपर कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि स्टीव विटकॉफ जो हैं आज 3 इसराइली रिहा हुए हैं, उनमें 2 ख़वातीन हैं और एक उसमें मर्द हैं, और वो उनकी उम्र जो है वो 80 साल है जो मर्द हैं। और ये इनके जो रिहा हुए हैं, जो मर्द इनके रिहा हुए हैं जो हमास की कस्टडी से, इनकी वाइफ जो हैं वो जो मोशे मोसेस, इनकी जो वाइफ हैं ये पिछले साल रिहा हो गई थी। शुरू में ही जो पहला जो एक्सचेंज हुई थी, इनकी वाइफ भी रिहा हो गई थी, इनकी बेटी भी रिहा हो गई थी, और इनकी जो ग्रैंड डॉटर्स हैं वो भी रिहा हो गई थी, ये पीछे रह गए थे, तो वो आज रिहा हुए। एक मर्द हैं इसमें और 2 इसमें ख़वातीन हैं, एरबिल यहूद और गादी मोजेस, और ये जो हैं ये 3 लोग इसराइल के रिहा हुए हैं और 5 थाईलैंड के लोग थाई रिहा हुए हैं। लेकिन ये जो थाईलैंड के लोग हैं इनके बदले में कोई कैदी रिहा नहीं हुआ। ये हमास और थाईलैंड के दरमियान बराह रास्त बात हुई है, हमास और थाईलैंड के दरमियान एक बराह रास्त किसी मुल्क में राब्ता हुआ है, और उसके नतीजे में थाईलैंड के जो लोग रहे हुए हैं उनके बदले में कैदी नहीं छोड़े जा रहे। लेकिन 110 कैदी जो हैं वो इसराइल की जेलों से 110 कैदी रिहा हो गए हैं या हो रहे हैं। अच्छा, ये कैदी जो रिहा हो रहे हैं इस पे तो मैं आपसे अभी बात करता हूँ, लेकिन इसी दौरान एक और बड़ी अजब सी बात हुई है, और वो ये हुई है कि इंतहाई खामोशी के साथ जो सुबह जो स्टीव विटकॉफ हैं वो गज़ा में दाखिल हो गए। उन्होंने गज़ा का दौरा किया और कुछ देर उनके साथ जो हैं वो इसराइल के देरमर वगैरह थे। वो नेतन्याहू से बाद में मिले हैं, वो खामोशी से हमास वो अंदर दाखिल हुए हैं। और इसके ऊपर जो चैटर चल रही है ना, ये टेलीग्राम चैनल्स पे और जो इनके व्हाट्सएप चैनल्स और अरब, उसमें आप देखें तो उसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर इनकी हमास के
बाकायदा हमास ने इनको ग्रीट किया है। ये उनका क्लेम है, ये उनका क्लेम है कि बाकायदा इनकी बातचीत हुई है वहाँ पे और इनको बड़े अच्छी तरीके से, और उन्होंने कहवा वगैरह पी है, वहाँ अंदर गज़ा के अंदर गए हैं। और क्योंकि उसकी वजह ये कि जो इसराइल है उनका नुक्ता नज़र है कि ये नेतज़म कॉरिडोर तक गए थे और उसके बाद आगे उन्होंने कोई बयानिया उनका कोई बयान नहीं आया इसराइल की तरफ से ऑफिशियल, उन्होंने कहा कि गए थे और बस नेतन्याहू से बाद में मिले हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर नेतन्याहू से बाद में मिले हैं तो अंदर वहाँ जाने के बाद फिर इनकी किससे मुलाकात हुई? मतलब सैर करने गए थे क्या? हालात का जायजा लेने गए थे? क्यों गए थे अंदर? तो अंदर जाके इन्होंने वक्त गुजारा है और उसके बाद काफ़ी देर अंदर रहे हैं और फिर उसके बाद बाहर आ गए हैं। और ये सऊदी अरेबिया में थे, यहाँ थे, और अब इनकी अंदर इन्होंने ये गज़ा में जाके बाहर वापस आ गए और इन्होंने फिर नेतन्याहू से मुलाकात हुई। 2.5 घंटे जारी रही है मुलाकात। और नेतन्याहू से मुलाकात के बाद जो है, आप ज़रा तसव्वुर करें, अभी 10 दिन मुकम्मल हो रहे हैं, आज 10 दिन, 30 तारीख से अब 10 दिन मुकम्मल होते हैं ट्रंप की। तो 10 दिन के अंदर अंदर आप देखें कि पूरी दुनिया में, आप तसव्वुर 10 दिन पहले कोई कर सकता था कि अमरीकी जो मंदूब हैं अमरीकी सदर का, वो गज़ा के अंदर दाखिल होगा और ऐसे गज़ा में दाखिल होगा अंदर जहाँ पे हज़ारों की तादाद में हमास के लोग हैं और जदीद असला है उनके पास। अच्छा, अब इसमें जो लिस्ट है ना, अब उसमें एक नाम है जो कि बरगुती है। अदर वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं जो लोग रहा हुए हैं। जी, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पीटीआई ने मुज़ाकरात की मेज़ तो छोड़ दी, अब क्या करने जा रही है पीटीआई? पीटीआई मेरा ख्याल है कि वो 8 तारीख को पूरी वो तैयारी कर रहे हैं अपनी भरपूर। हुकूमत किस तरह से आगे से उनके साथ मुज़ाकरात करती है नहीं करती, ये हुकूमत का काम, ये अरेंजमेंट का काम है कि वो मुल्क के अंदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बनाएं, एहतजाज मुज़ाकरात करें, उसके साथ वो जो है वो क्या करना है उन्होंने क्या नहीं करना, वो ये अरेंजमेंट में मौजूद लोग जाने। और वो तो दूसरी तरफ बैठे ना, वो तो जेलों में है, ठीक है ना, वो तो जेलों में है, तो जेलों में एहतजाज उनका तो ऑफिशियल काम होता है कि एहतजाज करना। तो इनका काम ये है कि ये उसको मामलात को कैसे निपटाते हैं। अब ये देखना, वो तैयारी पूरी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आके हमसे बात करो, हम पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं। भाई पार्लिमानी कमेटी जो है वो मतलब कौन सी पार्लिमान तो कौन सी कमेटी, तो ये बहरहाल ये चल नहीं पा रहा। मैं बार बार बात कहता हूँ ना, मैं उसको रिपीट करता हूँ, अच्छा नहीं लगता ये, नहीं, ये इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, मैं जो बात कह रहा था ना कि इसमें जो लोग रिहा हुए हैं ना, उसमें 100 यानी 3 लोगों के बदले 110 रिहा हुए हैं, 3 के बदले 110। बाकी 5 को तो आप छोड़ देना, 5 तो वो हैं जो कि थाई हैं और थाईलैंड और हमास के दरमियान मामला तय हो रहे हैं। अब इसमें महमूद अबू वर्दा हैं, एक जो मोहम्मद अता, अच्छा मोहम्मद अता इस्लामी जिहाद, ये महमूद अबू वर्दा को 48 साल की सज़ा थी, जो मोहम्मद अता 77 साल की सज़ा थी। ये जो बरगुती हैं, मरवान बरगुती दूसरे मरहले पर रिहा होंगे, अभी रिहा हुए हैं उनके, जो मैंने पहले बता चुका हूँ, अहमद बरगुती को रिहा कर दिया गया आज। और अहमद बरगुती जो हैं, इनमें से बहुत से लोग गज़ा भी जा रहे हैं, बहुत से लोग। अब मुझे बताएं कि गज़ा को अगर वो यानी इसराइल छोड़ रहा है, वो गज़ा जा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं ये जनूबी जो मगरबी किनारा है वहाँ पे जा रहे हैं, कुछ गज़ा जा रहे हैं। गज़ा में एंटर उनको इस शर्त पे कि गज़ा जाएंगे वापस, और गज़ा में उनका जाहिर है कि वो गज़ा में उनका इंतज़ार हो रहा है और वहाँ पे जश्न हो रहा है, जो भी अंदर मामला हो रहे हैं। लेकिन स्टीव वित्कोफ ने वहाँ पे बाकायदा एक चक्कर लगाया और काफ़ी देर गुजारी है। अच्छा, ये अब जिसको कहना चाहिए ना कि ये एक बड़ा मामला है कि भाई 110 लोग 3 के बदले। अब ये ऑल इसराइल न्यूज़ इसको इस तरह से गुस्से में है ना, गुस्सा है एक वो मर्डर्स एंड टेरर स्ट्रेटेजिस, ये 28वां देखें आप, 110 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स टू बी रिलीज इन एक्सचेंज फॉर 3 इसराइली होस्टेजेस। यानी अब आप देखें कि एक अजीब सी वहाँ पर वो उनको समझ नहीं आया कि हमारे साथ क्या है, किस तरह आगे चलना है, क्या करना है, क्योंकि ये तो एक बहुत ही खौफनाक सी बात है ना कि 3 के बदले 110 लोग उन्होंने रिहा करवाए, जिसमें 30 लोग ऐसे हैं जो कि उम्र कैद की सज़ाएँ काट रहे थे।
अच्छा, फिर उसके बाद जो एक और बात जो बड़ी अगर हम कोई दिखा सकें यहाँ पे, वो ये है कि जो यानी ये बात इसराइल की तरफ से खुद कहना कि जी वो अगर 19 स्लाइड हम दिखा सकें, मीटिंग नेतन्याहू आफ्टर गजा विजिट, नेतन्याहू से बाद में मिले, गजा का चक्कर पहले लगा लिया सुबह सुबह। देखें ना, यानी आप ये देखें कि नेतन्याहू से बाद में मुलाकात की है, गजा का पहले चक्कर। गजा में किससे मुलाकात की है? गजा में कौन लोग हैं? तो हमास। अब देखें ना, यानी नेतन्याहू बाद में, पहले गजा। गजा से वापस आने के बाद और कहा कि मुकम्मल इंप्लीमेंटेशन होगी पूरे इस मुआहदे में, कहीं ऊंच नीच गड़बड़ नहीं होगी और 2 रियासती हल और सारे मामलात बिल्कुल इधर चूंचा बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये बात अब टाइम्स ऑफ इसराइल का, अब जितनी दफ़ा इसको पढ़ें तो उतना अच्छा। फिर उसके बाद जो है ये NPR अमेरिका का। अब देखिए ना, ये जो बात है, ट्रम्प मिड ईस्ट एनवॉय 18th विजिट गजा बिफोर मीटिंग विद नेतन्याहू। इसमें बिफोर मीटिंग, ये एक तो गजा विजिट अपनी जगह और फिर बिफोर मीटिंग नेतन्याहू। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स, टॉप US एनवॉय मेक्स रेयर ट्रिप टू गजा स्ट्रिप टू बोस्टर सीजफायर। अब ये गजा स्ट्रिप में उन्होंने क्या किया जाके, ये एक सवाल है, क्योंकि नेतन्याहू तो नहीं गया ना अंदर गजा में। तो अब एक उधर घूम रही चीज़ें कि अच्छा जी क्या होगा, इसराइल हमास, और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, सऊदी अरेबिया भी गए थे और वो सारा। लेकिन असल बात यह कि गजा का चक्कर अमेरिकन मंदू को सोच सकता था आज से 10 दिन पहले, जब जहरियत, बमबारी और ये सारा आगे पीछे, आयरन डोम अमेरिका कह रहे हैं हम अपने ही तैयार करेंगे, इसराइल की जरूरत नहीं है हमें तैयार करने की। ये भी ट्रम्प ने कहा है ना, आयरन डोम तैयार करेंगे, ये सदर्न बॉर्डर पर लगेंगे तो अमेरिका भी तैयार होंगे। अमेरिका फंडिंग करता था ना पहले इसराइल के साथ मिलकर। अमेरिका भी ज़रूरत नहीं है अभी, हम जो है इनको बम भेजने की बात है, कोई पता नहीं कब पहुँचेंगे कब नहीं पहुँचेंगे, कहाँ फेंकेंगे बम, वो तो सीज़फायर हो गया और हमास के पास है। ये भी नहीं हुआ कि जी हमास को कहीं और भेजना है, कुछ क्या करना है। अच्छा, तो बात यह है कि इसके ऊपर ना इजिप्ट तैयार हो रहा है और ना जो है वो तैयार हो रहे हैं, बाकी मुल्क सारे इन्वॉल्व हैं बीच में। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि कैसे आप देखें कि ट्रम्प जो है वो कैसे आगे उनकी मूवमेंट हो रही है। उधर उन्होंने कहा कि उन कॉलेजों में 60 दिन के अंदर तलाश करो कितने मुजाहरे हुए थे, क्या हुआ था, कि इधर वो हमास से उनका बंदे जो है जाके, और इतना गुस्सा है वहाँ पे इसराइल में कि ये क्या हुआ। लेकिन वो साथ ही हटो बचो करके वो नेतन्याहू निकल रहा है वाइट हाउस मिलने, मुलाकात होगी, एक दिन तस्वीरों से उतार के वापस, तो थ्रो अंडर द बस। उधर ज़ेलेंस्की थ्रो अंडर द बस, नेतन्याहू थ्रो। असल तो बात ये है ना कि आपका 2 स्टेट किधर गया, उन्होंने कहा तीनों मराहल पे अमल होगा। तीनों मराहल में आखिरी मरहला तो फिर 2 रियासती हल की तरफ है ना, फिर लंबा अरसा लगेगा। तो वो तो अंदर जाके चक्कर लगाया है और जो कैदी रिहा हो रहे हैं वो भी उधर हैं। और अगला मरहला इसलिए सेंसिटिव है कि उसमें जो है वो, अच्छा ये जो 42 दिन का मरहला है ना, 42 दिन का, इसमें 1904 कैदी रिहा होंगे। 1904 ये पहले मरहले में ही। अभी आप देखें ना 110, 100, 110, तो ये होते जाएंगे इसी तरह। और मेरे ख्याल से जो परसों रिहा होना है उसमें एक अमेरिकन नेशनल भी है। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है वो हमास के एक डेलीगेशन ने, जो मोहम्मद दरवेश हैं इनके रहनुमा, बड़े सीनियर, इनकी जो शूरा है हमास की उसके सरबराह हैं, उन्होंने आज सदारती महल में, प्रेसिडेंशियल पैलेस में अंकारा में हमास की डेलीगेशन ने मुलाकात की है प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दगान से। अब आप ये देखें कि जो, और उनका शुक्रिया अदा किया है, और हो सकता है बहुत से हमास के जो लोग हैं वो हाई सिक्योरिटी में रहनुमा इधर आ जाएं, टर्की उनको अपने यहाँ रखे, कुछ को हो सकता है कतर रखे, कुछ को इजिप्ट में रखे, लेकिन उनकी आइडेंटिटी और ये सारा वो अभी बिल्कुल वो, मतलब मोसाद को पकड़ा हुआ है अमेरिकन ने कि अभी बिल्कुल यानी अजीब सा। उनका फ़ौज का सरबराह भी रिज़ाइन कर गया, बाकी लोग भी कर गए। तो ये सदारती पैलेस में आज जो है वो मुलाकात हुई, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्की का जो रोल है, सारे मुल्कों ने अपना अपना रोल दरमियान में प्ले किया है, और बल्कि यूरोप के लोग और बाकी अमेरिका और पूरी दुनिया में जो इतना मुजाहरे हुए हैं, पूरी दुनिया साथ खड़ी हुई है और आखिर में जाके ये जंगबंदी हुई है। और अभी देखना ये है कि सही तादाद क्या है। अभी तो वो खबर जो है अपनी जगह मौजूद है कि हर रोज़ लोग जाते हैं, हमास के लोग दूसरे जगहों पे, और ना सिर्फ इजिप्ट बल्कि दूसरे मुल्कों में भी इलाज के लिए जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। हफ्ता एक ये जो पिछले चंद रोज़ गुजरे हैं, हमास के लोगों का कहना ये है कि कुछ उनके रहनुमा ऐसे हैं जो 5 या 6 दिन मुख्तलिफ मुल्कों में रह के, गजा से निकल के इलाज करवा के ज़ख्मी थे और वापस आ गए हैं। और कुछ मुलाकातें वगैरह भी शुरू हो गई हैं। हमास की जो गजा की लीडरशिप भी तो बाहर आ रही है ना साथ साथ, जब मतलब है कि वो भी बाहर आ रहे हैं।
तो वो भी मूव कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट शुरू हो गई, जंग बंदी हो गई। अच्छा, अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अच्छा, टर्की ने एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात हुई आज, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फिदान, वो भी बड़े ज़बरदस्त, ये टर्की का अपना एक वो है ना, तो उन्होंने मिडल कॉरिडोर की बात की है कि मिडल कॉरिडोर पे, और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, ये इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये जो 22 है ना, टर्की स्वीडन कॉल मिडल कॉरिडोर मोस्ट रिलायबल स्विफ्ट ट्रेड रूट। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि ये मिडल कॉरिडोर जो है ना, ये टर्की की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई। यानी चाइना से यूरोप जाने का क्या तरीका है? तो पहले तो एक नदन था नॉर्थ से, वो तो ये बेलारूस और रशिया और यूक्रेन के अंदर वो तबाह हो गया सारा। दूसरा जो है वो मिडल है, साउथ में भी आगे नहीं मामला। तो मिडल कॉरिडोर के ऊपर आज इन्होंने बात की है। मिडल कॉरिडोर को अगर मैप में हम देखें तो उज़्बेकिस्तान के इनके तो मिडल कॉरिडोर जो है वो ये है कि चाइना से स्टार्ट होता है, चाइना से शुरू करें और आगे जाके आप ये यूरोप तक चले जाएं, ठीक है। दरमियान में ये काज़ाकिस्तान और फिर ये डिपेंड सारा करता है कि ये तुर्कमेनिस्तान या किर्गिस्तान या ऊपर उज़्बेकिस्तान से जाना है, ठीक है ना, दोनों सूतों में जाना। तो फिर उसके बाद इसमें ईरान भी के एंटर हो सकता है, ये बाकू से फिर आगे पहुंचेगा, अज़रबैजान इसका बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, फिर तो टर्की पहुंचेगा। तो ये मिडल कॉरिडोर जो है ना, ये एकदम से आज उन्होंने जो बात की है कि ये सबसे ज़्यादा तो उनके साथ जो है वो दूसरे मुल्कों के वो ज़रा खारजा भी खड़े थे और इस पर तेज़ी से काम शुरू हो गया। काम ऑलरेडी ये बनी हुई है चीज़ें, ये मतलब काफ़ी हद तक ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हैं और इसमें यूरोप भी इंटरेस्टेड है। इसमें कोई किसी किस्म का इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि जो भी कुछ आ रहा होगा वो टर्की से आ रहा होगा। यानी आप देखें ना, यूरोप कहेगा कि हम तो टर्की से ले रहे हैं। अब टर्की जो है वो गैस अब अगर रशिया बना देता है टर्की को, तो फिर टर्की से ले रहे हैं। अगर चाइना से टर्की आ जाती है चीज़, तो हम तो टर्की से ले रहे हैं भाई, हम चाइना से थोड़ी ले रहे हैं। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग है टर्की का जो लोकेशन है और जो जियो स्ट्रेटेजिक उनकी लोकेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त। और आप देखें फिर वही बात, कैसी खामोशी चाहिए सीरिया में कुर्द वुर्द वो सारा जो बाइडन का था चक्कर के जी इधर से एक बेस होगी और ये फसाद खड़ा होगा, पीके के वाले, एक खामोशी छा गई है सीरिया में, बिल्कुल खामोशी, कोई कत्लो गारत नहीं हो, कुछ नहीं हो रही। नई जो अरेंजमेंट है वहाँ पे, जो नया सेटअप आया है, उस सेटअप को टर्की भी सपोर्ट कर रहा है, उसको सऊदी अरब भी कर रहा है, यूएई भी कर रहा है, कतर भी कर रहा है और ईरान भी कर रहा है, खामोशी से ईरान भी कर। और मैं आपको ये बताऊँ बात कि चंद दिनों के अंदर ये इतलात आनी शुरू होंगी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी न किसी लेवल पे थ्रू यूरोप या किसी और तरह से वो जो न्यूक्लियर डील या बाकी मामलात पे आगे कोई, यानी वो जो था ना कि ईरान बॉम्ब ईरान, वो तो बिल्कुल ये था ना कि आते ही कोई तो पता नहीं नेतन्याहू को इशारा हो गया, नेतन्याहू तो अजीब उसमें बैठा हुआ था ना कि ईरान पे अटैक होगा, ये होगा, वो तो नेतन्याहू तो खुद पकड़ के वो अंदर गज़ा के अंदर अमेरिकन घूम रहे हैं, गज़ा में अमेरिकन घूम रहे हैं, आप ज़रा तसव्वुर करें। तो ये जो है, और अमेरिकन भी कौन, उनका मंदूब, और ये भी नहीं कि सिक्योरिटी हो कुछ यही किस पर, ना ना ना, वो आराम से जो भी उसके मेज़बान थे अंदर, वो सिक्योरिटी फर्म जो मैंने उस दिन भी कहा था, एक सेफ रीच सिक्योरिटी फर्म है जो जिसमें अरब भी हैं और जिसमें अमेरिकन भी, तो वो आराम से अंदर गए और वापस आ गए और फिर नेतन्याहू से मिले। अच्छा, और उन्होंने देखा कि सब अरेंजमेंट वगैरह सारा ज़ाहिर है उनकी पूरी एक मॉनिटरिंग हो रही होगी, देखा जा रहा होगा उनको, लेकिन उसमें मजाल है जो डीप स्टेट की गड़बड़ कर दे, डीप स्टेट या आगे पीछे, वो भी आराम से गए सुकून से और वो वापस आ गए। ये मिडल कॉरिडोर पे बात आगे बढ़ गई है और एक हुकूमत गिर गई है नॉर्वे की। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊं इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्वे जो है वो गिरी हुकूमत इस बात पे है कि हमें ईयू के रूल्स को यहाँ अप्लाई करना है कि नहीं करना। भाई वो उनके लोग कह रहे हैं हम तो ईयू के हैं ही नहीं, हम तो नेटो में है, ईयू में नहीं है नॉर्वे, तो आप कैसे ईयू के रूल्स, उसी चक्कर में ओरिजिन गवर्नमेंट गिर गई। तो ये नेतन्याहू जो है वो ज़ेलेंस्की आगे किसका नंबर लगा हुआ है, क्या होने जा रहा है। और ये आप देखें कि ये टर्म्स आपकी जो कि 10 दिन है पहले, उसमें उनकी जंगें, जवाबी हिकमत अमली, और ये अगर वो ये कह रहे हैं, उनकी जो प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि उन्होंने एक हफ्ते के अंदर या पिछले 4 दिनों में या 5 दिनों में या 10 दिनों में वो काम कर लिया जो दूसरा सदर कोई साल या 2 साल में नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल से वो बात दुरुस्त कह रहे हैं। और अब देखना ये है कि पुतिन और शी जिनपिंग के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो किस तरह हाथ बढ़ाते हैं, और ताइवान समेत उनके जो बाकी इत्तेहादी हैं, इंडिया कैसे निकलता है। ये भी तो देखना कि इंडिया जो है वो टैरिफ्स फार्मा
इसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे कि क्या यानी टैरिफ्स के अगेंस्ट जो है वो इंडिया कैसे देख रहा है इस पूरे सिनेरियो को। और ये डीप सीक और अली बाबा के आने के बाद ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि टेक्नोलॉजी को देने से सेंसिटिव वेपन्स देंगे तो मुख्तलिफ मुल्कों को, ख़ासतौर पर इंडिया जो है या बाकी मुल्क जो हैं, क्या उनको अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बना लेनी चाहिए। वैसे अभी इसकी कोई इस पर कल मैं बात करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तो ये अपने लैपटॉप पे आप बैठ के छोटा सा बना सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लार्ज लैंग्वेज ना भी हो तो स्मॉल लैंग्वेज तो बना ही देंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।